Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 25. Today's topic is about the financing international trade. As you all know that we are working in a multinational setup and financing international trade is one of the biggest questions, that how we are going to finance the trade that is being held across the borders. So the international trade activities of NMNCs have grown in importance over time. जैसे जैसे businesses के setups change हुए, they have expanded and they have gone across the borders, वैसे वैसे उनकी complexities भी increase होती गई. इसीलिए international trade जो है, financing international trade, that has become a very very important topic from the point of view of all the multinationals over a period of time. This trend is attributable to the increased globalization of the world economies and the availability of trade finance from the international banking community. सबसे पहली वजह तो ये कि जो उसकी रीज़न थी, that was because of the globalization that has taken place. So the increased globalization has increased the importance of this financing international trade. जाहिर है जैसे जैसे businesses के setups बड़े होते गए and they have crossed the border, globalization की वजह से the things they have become complicated. और दूसरी वजह ये थी कि बैंकिंग कम्युनिटीज़ ने जो फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड की डिफरेंट ऑप्शंस देना शुरू की और उस कम्युनिटी ने डिफरेंट ऑप्शंस देना शुरू की अबाउट दी फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड. सो दिस वाज अबाउट द इम्पोर्टेंस, व्हाई दे हैव ग्रोन, व्हाई द इम्पोर्टेंस हैव बिकम सो वेरी मच enormous. So number one was the globalization, and number two is the availability of trade finance from the international banking community. ठीक है. So these two, there were the two reasons, that was the globalization and the availability of the trade finance from the international banking community. Although banks also finance domestic trade. अच्छा, banks जो हैं वो international trade भी finance करते हैं, लेकिन banks जो हैं वो domestic trade को भी finance करते हैं. जो local businesses हैं उनके हवाले से their role in financing international trade is more critical due to the additional complexities involved. जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम की, तो इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिटी जो है वो ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस करती है, बल्कि डोमेस्टिक भी वो फाइनेंस करती है ट्रेड के हवाले से. लेकिन जब वो इंटरनेशनल जो फाइनेंस करती है ट्रेड को, तो इट बिकम्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. क्योंकि जाहिर है मल्टीनेशनल सेटअप्स के साथ डील करना इज अ लॉट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू व्हाट यू कैन डू विद द डोमेस्टिक सेटअप्स. तो उसमें क्या होता है, नंबर वन इज फर्स्ट, द एक्सपोर्टर माइट क्वेश्चन द इम्पोर्टर्स एबिलिटी टू मेक द पेमेंट. पहली बात तो ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो जो एक्सपोर्टर है दे माइट आस्क द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इम्पोर्टर्स विल, कि क्या वो वाकई पेमेंट कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है एक्सपोर्टर के ज़हन में. सो द एक्सपोर्टर माइट क्वेश्चन द इम्पोर्टर्स एबिलिटी टू मेक पेमेंट. एक्सपोर्टर को नहीं पता कि इम्पोर्टर के फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी क्या क्रेडिट वर्थनेस है, तो दे कैन क्वेश्चन अबाउट दिस. तो अगर तो डोमेस्टिक बिजनेस है तो उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दी एक्सपोर्ट जो यू नो दी सप्लायर और यू नो द कस्टमर एट द लोकल लेवल एंड यू नो कि उसकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है. लेकिन जब हम एक्सपोर्टर की बात करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, तो देन डेफिनेटली दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट वेदर दे आर रियली यू नो दैट वेदर दे आर रियली क्रेडिट वर्थनेस उनकी कितनी है. सेकेंड, even if the importer is credit worthy, the government might impose exchange control that prevent payment to the exporter. कई दफा यह कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है एंड गवर्नमेंट माइट इंटरवीन और टू कंट्रोल द प्रिवेंट द पेमेंट्स टू द एक्सपोर्टर. नंबर थ्री इज द एक्सपोर्टर माइट नॉट ट्रस्ट द इंपोर्टर टू शिप द गुड्स ऑर्डर.
कई दफा ये होता है आप देखें एक्सपोर्टर का भी शक है और इम्पोर्टर भी अपनी साइड के ऊपर उसके भी कुछ फियर्स हैं, उसकी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। इम्पोर्टर को ये खतरा है कि अगर मैं पेमेंट कर दूं तो ऐसा ना हो कि एक्सपोर्टर मुझे जो प्रॉमिस्ड गुड्स हैं, ये जो शिपमेंट है वो टाइम पे ना भेजे, या वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो प्रोड्यूस ना करे जो कि मैंने उससे प्रॉमिस की थी। तो आप देखें एक्सपोर्टर के एंड के ऊपर भी कुछ डाउट्स हैं, फियर्स हैं, रिजर्वेशंस हैं। एक्सपोर्टर ये समझता है कि शायद इम्पोर्टर पेमेंट नहीं करेगा, और इम्पोर्टर ये समझता है पेमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि एक्सपोर्टर मुझे जो गुड्स शिप करे उनकी वो क्वालिटी ना हो, उनका वो स्टैंडर्ड ना हो, या हो सकता है वो मुझे टाइमली शिपमेंट ना भेजे वगैरह वगैरह, या जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेट हुई हैं उसके मुताबिक ना करे। और इसके अलावा फोर्थ, इवन इफ द एक्सपोर्टर डज शिप द गुड्स, द ट्रेड बैरियर्स और द टाइम लैग्स इन द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन माइट डिले अराइवल टाइम। जैसे टाइम जोन्स का भी डिफरेंस है अमंग दी कंट्रीज, तो ये ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या किसी और वजह से उन टाइम लैग्स की वजह से जो शिपमेंट है वो लेट ना हो जाए, और अगर वो टाइम पे ना मिली तो अगेन जो इम्पोर्टर है उसको फिर क्या फायदा, अगर वो टाइमली चीजें प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर के ऑर्डर्स को मीट नहीं कर सका तो ऐसी इंपोर्ट कराने का उसको कोई फायदा नहीं होगा। सो इम्पोर्टर्स के भी इशू हैं टाइम के हवाले से, फिर क्वालिटी के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से, रेस्ट ऑफ दी अदर थिंग्स इम्पोर्टर के एंड पे। और एक्सपोर्टर के एंड पे इश्यूज हैं कि क्रेडिट वर्थनेस क्या है, पेमेंट का मोड क्या होगा, टाइम पे मिलेगी मुझे पेमेंट या नहीं मिलेगी, क्या वाकई इम्पोर्टर की इतनी एबिलिटी है, ये ना हो कि शिपमेंट हो जाए और इम्पोर्टर की एबिलिटी ना हो पेमेंट करने की। सो दीज आर ऑल दी फियर्स एंड डाउट्स दैट दी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ट्रेड की जब हम बात करते हैं उस हवाले से, तो ये हमारी एडिशनल चीजें हो जाती हैं। जब हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर ये सब इश्यूज नहीं होते। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या है कि आपने एक शहर से दूसरे शहर में कुछ सप्लाईज मंगवानी है तो दे कैन बी वेल इन टाइम, वो टाइम पे हो सकती हैं, और वहां से नंबर वन ये कि ट्रांसपोर्टेशन का इतना इशू नहीं होगा, और अगर हो भी तो वो टाइमली रिजॉल्व हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी शिपमेंट शायद बहुत ज्यादा डिले ना हो। लेकिन जब हम अक्रॉस द बॉर्डर की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, तो द थिंग्स दे बिकम क्वाइट कम्बरसम एंड दे बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से बात करते हैं। सो द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट रिकॉग्नाइज methods that can use to finance international trade so that they can conduct exporting or importing in a manner that maximizes the value of an MNC। तो इस हवाले से फाइनेंशियल मैनेजर का भी ये काम बनता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो ऐसे टेक्निक्स या ऐसे मेथड्स यूज करे जिसके हवाले से वो ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंस मेथड्स अडॉप्ट करे जिसकी वजह से उसकी जो फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। So now we are going to move towards the chapter objectives. Number one is, first of all, we are going to look at the methods of the payment of the international trade. Number two is to explain common trade finance methods, and number three, to describe the major agencies that facilitate international trade with export insurance or loan programs. So the number one is payment methods for international trade. In any international trade transaction, credit is provided by either the supplier or exporter, the buyer or the importer, one or more financial institutions, or any combination of the above. अच्छा, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्रेडिट जो है दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड, या तो एक्सपोर्टर करेगा सप्लायर, या इंपोर्टर करेगा बायर, या कोई इन दोनों के दरमियान में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे जो इंपोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा, या फिर ये कि इनका कुछ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लाइक आधा एक्सपोर्टर कर देगा, आधा इंपोर्टर कर देगा, और हाफ जो है वो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर देगा किसी एक के बिहाफ पे। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। सो बेसिकली द सप्लायर may have sufficient cash flow to finance the entire trade cycle, beginning with the production of the product until the payment is eventually made by the buyer. This form of credit is known as the supplier credit. जहाँ पे supplier जो है वो शुरू से लेके product को आखिर तक until the it is delivered वो credit वो supply सारी कर रहा है, that is called the supplier credit. यानी एक्सपोर्टर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एक्सपोर्ट यहाँ पे बैठ के आपने कुछ इम्पोर्ट कराया और आपको यूएस से किसी ने मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया, और तो इसका मतलब यह है कि उसने आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया
बट ही हैज द एक्सपोर्टर हैज एक्सटेंडेड यू द फैसिलिटी ऑफ अ लोन जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं करते। लेट्स से आपने उसको ऑर्डर कर दी, उसने वहां से शिपमेंट भिजवा दी, उसके एंड से तो चला गया ना, उसने तो अपनी प्रोडक्ट की शिपमेंट भिजवा दी, तो वो एक तरह का लोन हो जाता है। दिस काइंड ऑफ अ लोन इज कॉल्ड द सप्लायर क्रेडिट। इन सम केसेस द एक्सपोर्टर मे रिक्वायर बैंक फाइनेंसिंग टू augment its cash flow. On the other hand, supplier may not desire to provide financing, in which case the buyer will have to finance the transaction itself either internally or externally or through a bank. कई दफा जब वो सप्लायर खुद नहीं करेगा या जो एक्सपोर्टर है they might not be doing this kind of a finance, तो उस सूरत में क्या होगा, जो बायर है they will have to finance the transaction itself either internally or externally. तो उसको फिर खुद से उस ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करना पड़ेगा आइदर थ्रू इंटरनली और थ्रू एक्सटर्नल मेथड्स और थ्रू अ बैंक. So banks on the both sides of the transactions can thus play an integral role in trade financing. तो उस हवाले से बैंक्स जो हैं वो दोनों साइड्स के ऊपर they can play an integral role in the trade financing. The form of credit whereby supplier funds the entire trade cycle is known as the supplier credit. जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये ट्रेड साइकिल क्या है, from beginning the production of the product until the payment is eventually made. From beginning the production of the product until the payment is made, that is called the supplier credit. So there are different methods. There are 5 basic methods for doing this international trade. Number 1 is prepayments. The goods will not be shipped until the buyer has paid the seller. अच्छा, prepayments जैसा कि नाम से जाहिर है, गुड्स विल नॉट बी शिप्ड, गुड्स को शिप नहीं किया जाएगा अंटिल द बायर हैज पेड द सेलर, जब तक के बायर ने सेलर को पे नहीं कर दिया. प्री पेमेंट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जैसे हम प्रीपेड रेंट देते हैं. अगर हमने घर रेंट आउट किया तो हम एडवांस में रेंट देते हैं, या बच्चों की फी जो है वो हम एडवांस में देंगे, या फिर ये कि हम क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पहले से देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अवेल द फैसिलिटी. सेम गोज विद द प्री पेमेंट्स. गुड्स विल नॉट, गुड्स उस वक्त आपको शिप होंगी पहले आप अपनी पेमेंट करें थ्रू क्रेडिट कार्ड और थ्रू बैंक ड्राफ्ट और थ्रू एनी अदर मोड दैट द सप्लायर हैज आस्क्ड यू. जब आपने पेमेंट कर दी तब आपकी शिपमेंट रवाना हो जाएगी. सो द गुड्स विल नॉट बी शिप्ड अंटिल द बायर हैज मेड द पेमेंट. सो द टाइम ऑफ पेमेंट इज बिफोर शिपमेंट. गुड्स अवेलेबल टू द बायर आफ्टर पेमेंट. रिस्क टू द एक्सपोर्टर none. Risk to the importer relies completely on the exporter to ship goods as order. इस केस में एक्सपोर्टर के ऊपर कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसको तो सारी पेमेंट एडवांस में मिल गई है, लेकिन इंपोर्टर के एंड पे जरूर रिस्क है, और वो ये है कि बिकॉज दे आर रिलाइंग कम्प्लीटली ऑन द एक्सपोर्टर टू शिप द गुड्स एज ऑर्डर, कि जो उन्होंने उनको ऑर्डर किया है वो उसको एज इट इज मीट करें और वो उसको एज इट इज डिलीवर करें. So the payment is usually made in the form of the international wire transfer to the exporter's bank account or the foreign bank draft. या तो बैंक ड्राफ्ट के जरिए होगी या वायर ट्रांसफर के थ्रू, या फिर ये कि आप आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स का सिस्टम है, you can easily get it done through the online payments. As technology progresses, electronic commerce will allow firms engaged in the international trade to make electronic credits and debits through the intermediary bank. Intermediary bank जो है वो ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू हो सकता है. दिस मेथड अफोर्ड्स द सप्लायर द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. इस मेथड में प्री पेमेंट में मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इज बीइंग ऑफर्ड टू द एक्सपोर्टर एंड नॉट टू द इंपोर्टर, और इंपोर्टर को जो है वो मैक्सिमम रिस्क फेस करना पड़ता है. एंड इट इज नॉर्मली रिक्वेस्टेड ऑफ द फर्स्ट टाइम बायर हुज क्रेडिट वर्थनेस इज अननोन और हुज कंट्रीज आर इन द फाइनेंशियल डिफिकल्टी. या तो यह कि वो पहली दफा आप उस कस्टमर को से डील कर रहे हैं तो आप उससे प्री पेमेंट्स पहले मंगवा लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस. किसी भी अननोन के ऊपर ट्रस्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है, तो अननोन पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए आप उससे पहले से प्री पेमेंट करेंगे. सो दो केसेस में, एक ये कि आपका कस्टमर अननोन है, यू डोंट नो अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ दैट बट वेरी पर्टिकुलर कस्टमर, या नंबर 2 ये कि आप किसी ऐसे कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं जो कि वो कंट्री जो है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का शिकार है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम पीरियड में आगे जाके हमें जो है ना वो पेमेंट में या रिसीवेबल्स में मसला हो, तो इसलिए आप प्री पेमेंट्स को प्रेफर करते हैं. सो प्री पेमेंट इज मेनी टाइम्स बेनिफिशियल and it is very much have the advantageous
ओवर दी अदर मेथड्स के। इसमें जो आपका एक्सपोर्टर है, जो सप्लायर है, वो बहुत सेफ एंड पे रहता है, वेयर एज ऑल द रिस्क इट इज लाइट ऑन द इम्पोर्टर। तो जहाँ पे भी अननोन कस्टमर हो आप ऐसा कर सकते हैं, या जहाँ पे भी आप किसी ऐसे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं जो कि वो कंट्री फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है और आप समझते हैं कि शायद पेमेंट्स का इशू होगा, तो आप इस तरह की जगह के ऊपर प्री पेमेंट्स को प्रेफर करें। नंबर 2 इज लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स। लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स वाइडली बीइंग यूज्ड and a very sophisticated and more formalized way of doing transactions of the international financing trades के हवाले से it is basically these are issued by a bank on the behalf of the importer promising to pay the exporter upon the presentation of the shipping document। बेसिकली ये इम्पोर्टर के बिहाफ पे प्रॉमिस होता है एक्सपोर्टर को कि the second party is going to pay off whatever has been agreed among two पार्टीज। और ये उस वक्त होगा जबकि वो एक्सपोर्टर शिपिंग डॉक्यूमेंट दिखाएगा और बैंक जो है वो इम्पोर्टर के बिहाफ पे पेमेंट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में बैठे, वी आर इम्पोर्टर्स, यूएस में हमारा कोई एक्सपोर्टर बैठा है, यूएस के एक्सपोर्टर ने हमें यहाँ पे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे दरमियान में जो एक इंटरमीडिएट बैंक होगा उसको, और हमारे बिहाफ पे इंटरमीडिएट बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा टू द एक्सपोर्टर। सो वी आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली बट वी आर, जाहिर है कि बैंक हमें इस किस्म की गारंटी खामखा नहीं देगा, हमें बैंक के साथ एक रिलेशनशिप हमारा मेंटेन्ड है जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, किसी बेस पे बैंक हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। सो दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज मोर फॉर्मलाइज्ड व्हिच इज नोन एज द लेटर ऑफ क्रेडिट। टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट व्हेन शिपमेंट इज मेड, जब शिपमेंट हो जाएगी उस वक्त पेमेंट होगी। गुड्स अवेलेबल टू द बायर्स आफ्टर पेमेंट। Risk to the exporter, very little or none. Risk to the importer, relies on the exporter to ship goods as described in the documents. Shipping documents तो भिजवा दिए, लेकिन अब ये नहीं पता कि क्या वाकई वही चीज़ें जो कि as per terms and conditions जो सेट हुई थी between exporter and importer वो भिजवाई हैं या नहीं। तो importer के एंड के ऊपर थोड़ा सा ये रिस्क होता है। However, कुछ inspections की जा सकती हैं एट दी शिपमेंट साइट जहाँ पे आप रिसीव करते हो, लेकिन जो पेमेंट का मोड है दैट इज जस्ट ऑन दी डॉक्यूमेंट्री बेसिस। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो द बैंक इज गोइंग टू रेमिट बैक दी पेमेंट टू द एक्सपोर्टर। सो दिस इज द एलसी। सो एलसी में क्या होता है? द एलसी इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर दैट इज बायर promising to pay the exporter beneficiary, exporter is the beneficiary, upon presentation of the shipping documents in compliance with the terms stipulated therein। shipping documents की presentation के ऊपर बैंक जो है वो importer के behalf पे exporter को, जिसको हम beneficiary भी कहते हैं, उसको payment कर देगा। in effect the bank is substituting its credit for that of a buyer। बेसिकली बैंक जो है दे आर सब्स्टिट्यूटिंग द क्रेडिट फॉर दैट ऑफ द बायर। दिस मेथड इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सेलर एंड बायर बिकॉज इट अफोर्ड्स सर्टेन एडवांटेजेस टू बोथ पार्टीज। अच्छा, ये एक तरह का एक जो एग्रीमेंट है या जो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन सेलर एंड बायर, इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस टू बोथ द पार्टीज। आप सोच सकते हैं क्या है? देखें, एक्सपोर्टर को क्वेश्चन मार्क नहीं है कि इम्पोर्टर की क्रेडिट वर्थनेस क्या है, राइट? और इम्पोर्टर को भी कोई उस तरह का इशू नहीं है क्योंकि उसने खुद पेमेंट नहीं करनी, बैंक ने उस पेमेंट करनी है, ठीक है ना? द बैंक इज बेसिकली टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एक्सपोर्टर इज अश्योर्ड ऑफ रिसीविंग पेमेंट। एक्सपोर्टर को तसल्ली है कि बैंक ने उसको पेमेंट करनी है फ्रॉम द इशूइंग बैंक एज लॉन्ग एज इट प्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एलसी। तो एक्सपोर्टर को ये एश्योरेंस है फॉर रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम द इशूइंग बैंक as long as it presents documents in accordance with the LC. An important feature of an LC is that issuing bank is obligated to honor drawings until the LC regardless of the buyer's ability or willingness to pay। सबसे जो important feature है letter of credit का वो ये है कि issuing बैंक ने honor करना है उस facility को, चाहे buyer की उस वक्त वो ability हो, willingness हो payment करने की या ना हो, ठीक है ना?
On the other hand, the importer does not have to pay for goods until shipment has been made and the documents are presented in good order. और दूसरी तरफ ये कि इम्पोर्टर को भी फायदा हो रहा है, उसको उस वक्त तक पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी जब तक शिपमेंट उसके पास नहीं आ जाती. ये बात समझ रहे हैं ना. और ना ही उसको पे करना पड़ता है उस वक्त तक. However, the importer must still rely upon the exporter to ship the goods as described in the document. लेकिन एक्सपोर्टर जो इम्पोर्टर है उसके एंड पे एक रिस्क जरूर है कि वो फिर भी एक्सपोर्टर के ऊपर थोड़ा रिलाई कर रहा है कि the exporter is going to provide all those goods which are being promised जो के शिप होने थे. Since the LC does not guarantee that the goods purchased will be those invoiced and shipped, letter of credit will be described further in the next lecture. So this is about the letter of credit whereby importer and exporter के दरमियान में agreement था और बैंक ने importer के behalf पे exporter को payment कर दी. Number 3 is drafts or bills of exchange. अब क्या है drafts क्या है and bills of exchange क्या है? These are unconditional promises drawn by the exporter instructing the buyer to pay the face amount of the drafts. Basically, these are the unconditional promises drawn by the exporter instructing the buyer to pay the face amount of the drafts. Exporter जो है वो importer को instruct करता है for the payment in the form of these drafts. These are the bill of exchanges. So इसमें क्या होता है? A draft affords the exporter less protection than an LC because the banks are not obligated to honor payments on the buyer's behalf. LC से ये थोड़े से ज़्यादा risky हैं because यहाँ पे बैंक जो है वो guarantee नहीं देगा for the to honor the payments. Most trade transactions handled on the draft basis are proceeded through banking channels. In banking terminology इनको हम कहते हैं documentary collections. क्योंकि exporter ने प्रॉमिस किया अनकंडीशनल प्रॉमिस ड्रॉन बाय द एक्सपोर्टर जिसमें उसने इंस्ट्रक्ट किया बायर को कि वो पेमेंट करे. इस चीज को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस. इन अ डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन ट्रांजैक्शन बैंक्स ऑन बोथ साइड्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन द प्रोसेस ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ पेमेंट. बैंक जो है वो सिर्फ इंटरमीडियरी के तौर पे रोल प्ले कर रहा है. एक साइड से वो शिपिंग डॉक्यूमेंट लेगा, दूसरी साइड पे वो पेमेंट कर देगा, कलेक्शन करेगा पेमेंट की. इफ द शिपमेंट इज मेड अंडर अ साइट ड्राफ्ट द एक्सपोर्टर इज पेड वंस शिपमेंट हैज बीन मेड एंड द ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड टू द बायर फॉर पेमेंट. अगर आप ड्राफ्ट की भी आगे दो तरह की किस्में हैं, एक आपकी साइट ड्राफ्ट है और एक आपकी टाइम ड्राफ्ट है. साइट ड्राफ्ट में जब वो देख लेगा इफ द शिपमेंट इज मेड अंडर द साइट ड्राफ्ट द एक्सपोर्टर इज पेड वंस द शिपमेंट हैज बीन मेड एंड द ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड टू द buyer for the payment. ठीक है ना. The buyer's bank will not release the shipping document to the buyer until the buyer has paid the draft. Buyer bank जो है buyer का बैंक will not release the shipping documents to the buyer until the buyer has उसको shipping document उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक कि उसने पेमेंट ना दे दी हो. This is known as the documents against payment. इस प्रोसेस को हम कहते हैं documents against payment. It provides the exporter with some protection since the banks will release the shipping documents only according to the exporter's instructions. The buyer needs the shipping document to pick up the merchandise. The buyer does not have to pay for the merchandise until the draft has been presented. So this is about the site draft. अच्छा जी. If the shipment is made under a time draft, दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं time draft. The exporter instructs the buyer's bank to release the shipping document against acceptance of the draft, signing of the draft. This method of the payment is called the documents against acceptance. इस method को हम कहते हैं document against acceptance. So these are the two types of drafts, site draft and time draft. Banks on both ends, इस सारे को हम sum up करते हैं, usually act as an intermediaries in the process of shipping document and the collection of payment. बैंक एज अपोज टू दी LC जहाँ पे वो गारंटी देता है कि वो पेमेंट अपने बिहाफ पे करता है चाहे बायर की विलिंगनेस या एबिलिटी है या नहीं है, बैंक उसको खुद हैंडल करता है. लेकिन यहाँ पे बैंक इट जस्ट प्लेज एज एन इंटरमीडिएट रोल बिटवीन द बायर एंड सेलर. और इस प्रोसेस में क्या होता है, इन द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी द ट्रांजेक्शंस आर known as the documentary collections. Side draft, document against payments. When the shipment has been made, the draft is presented to the buyer for payment. जब shipment हो जाए तो फिर draft present करें buyer को for the payment.
time of payment on the presentation of draft, goods available to the buyers after payments, risk to the exporter, disposal of unpaid goods. Risk to the importer relies on exporter to ship goods as described in the document. क्योंकि हम सारी जितनी भी गेम है वो सब डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस के ऊपर कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर कर रहे हैं. So the relies on the exporter to ship goods as described in the documents. Time draft, documents against acceptance. When the shipment has been made, the buyer accepts the presented draft. Time of payment on maturity of draft. Goods available to the buyer before payment. Risk to the exporter relies on the buyer to pay. Risk to the importer relies on the exporter to ship goods as described in the documents. Number 4 is consignment. Consignments क्या होती हैं? The exporter retains actual title to the goods that are shipped to the importer. अच्छा, exporter जो है goods का title अपने पास रखेगा until the goods are shipped to the importer, जब तक ये goods importer को ship नहीं हो जाती. Under a consignment arrangement, the exporter ships the goods to the importer while still retaining actual title of the merchandise. The importer has access to the inventory but does not have to pay for the goods until they have been sold to a third party. Importer के पास access तो है to the inventory but they do not have to pay for the goods until they have been sold to a third party. जब तक वो तीसरी पार्टी को सेल नहीं कर देंगे तब तक उनके पास राइट नहीं आएगा. The exporter is trusting the importer to remit payments for the goods sold at that time. यहाँ पे सूरत हाल है कि एक्सपोर्टर जो है they are trusting the importer to remit payment for the goods sold at that time. So exporter is trusting the importer. exporter जो है वो trust base के ऊपर ये काम कर रहा है. They are trusting the importer to remit payments for the goods sold at that time. If the importer fails to pay, अगर importer pay नहीं कर सकता, the exporter has limited recourse because no draft is involved and the goods have already been sold. अच्छा, यहाँ पे देखें थोड़ा सा रिस्की हो गया काम. हमने LC से उस पे आए हैं, ड्राफ्ट पे थोड़ा रिस्की, ड्राफ्ट से कंसाइनमेंट में आए हैं और रिस्की, क्योंकि आप टोटली रिलाई कर रहे हो, क्योंकि एक्सपोर्टर के ऊपर आप टोटली रिलाई कर रहे हो. अगर एक्सपोर्टर आपको कुछ नहीं भेजता, वापसी में सिर्फ टाइटल आपके पास है, आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है. एज ए रिजल्ट ऑफ द हाई रिस्क, कंसाइनमेंट्स आर सेल्डम यूज्ड एक्सेप्ट बाय एफिलिएटेड एंड सब्सिडरी कंपनीज ट्रेडिंग विद द पेरेंट कंपनी. ज़्यादातर कंसाइनमेंट्स जो हैं वो MNC और सब्सिडरी के दरमियान में जो सप्लाईज का ट्रांसफर होता है या गुड्स का ट्रांसफर होता है उसके लिए यूज होती हैं, क्योंकि जाहिर है आपको एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप चाहिए. क्योंकि अगर दरमियान में ड्राफ्ट इन्वॉल्व नहीं होता या दरमियान में बैंक इन्वॉल्व नहीं होता या दरमियान में कोई और इंटरमीडियरी नहीं है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. तो इसलिए ये बहुत कम यूज होती हैं कंसाइनमेंट्स, लेकिन कंसाइनमेंट ज़्यादा यूज होंगी सब्सिडरी और पेरेंट के दरमियान में. सम इक्विपमेंट suppliers allow importer to hold some equipment on the sale floor as demonstrator models. Once the models are sold or after a specified period, payment is sent to the supplier. So हमने ये देखा कि जब जैसे हमने 3-4 मेथड्स पढ़े हैं, दिस इज द फोर्थ मेथड. हमारा बीइंग मोर सिक्योर से हम अनसिक्योर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना. सो द एक्सपोर्टर रिटेन्स एक्चुअल टाइटल टू द गुड दैट आर शिप्ड टू द इंपोर्टर. Time of payment at time of sale by the buyer to the third party. Goods available to the buyers before payment. Risk to the exporters allows exporter to sell inventory before paying exporter. So in this method it allows importer to sell inventory before paying the importer. Importer को पे करने से पहले आप sell out करते हो, which is again very very risky. रिस्क टू इम्पोर्टर, इम्पोर्टर को इस सिलसिले में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. नाउ वी कम टू द फिफ्थ मेथड, दैट इज द ओपन अकाउंट. व्हाट इज द ओपन अकाउंट? द ऑपोजिट ऑफ प्री पेमेंट इज द ओपन अकाउंट. प्री पेमेंट का जो ऑपोजिट है, जो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था प्री पेमेंट वाला,
प्रीपेमेंट का बिल्कुल अपोजिट है ओपन अकाउंट। जैसे जैसे हम प्रीपेमेंट से आगे आए थे हमने पढ़ा था एलसीज के बाद हमने ड्राफ्ट्स के बाद कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट के बाद ओपन अकाउंट। हम बिल्कुल रिवर्स आ गए हैं। प्रीपेमेंट में पहले पेमेंट कर दी, इंपोर्टर ने पहले से पेमेंट कर दी, तो एक्सपोर्टर के एंड पे कोई रिस्क ही नहीं बचा। यहाँ पे ओपन अकाउंट में सप्लायर ने सारी पेमेंट कर दी, एक्सपोर्टर ने सारी पेमेंट कर दी। वो कैसे? The exporter ships the merchandise and expect the buyer to remit payment according to the agreed upon terms. एक्सपोर्टर बेचारे ने अपने एंड से सारी शिपमेंट भेज दी है और अब वो सिर्फ रिलाय कर रहे हैं ऑन द इंपोर्टर टू remit payments according to what has been agreed among them. So this is the opposite of prepayment that we have just discussed. Time of payment as agreed upon. Goods available to the buyers before payments. Risk to the exporter relies completely on the buyer to pay account as agreed upon. Risk to the importer, none. Okay, before we go to the comparisons, let me explain to you the open account again. The exporter is relying fully upon the financial credit worthiness, integrity and reputation of the buyer. अब exporter ने सारी अपनी जो बॉल है वो importer की कोर्ट में डाल दिया। He has shipped the goods and services. He has shipped these goods, and he is now completely relying on the importer, that the importer is going to honor what has been agreed upon among them. और जो terms and conditions set हुई थी for the payment, उसको importer उसी तरह से follow करेगा। सारा risk जो है वो exporter के end के ऊपर आ गया और importer के ऊपर कोई risk नहीं है। So as we have moved on from the prepayments to the open account, हमारा जो risk है वो एक्सपोर्टर की तरफ शिफ्ट हो गया। दरमियान में शेयर्ड था, कहीं पे बैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, कहीं पे ड्राफ्ट की वजह से हम बच गए, कहीं पे टाइटल की वजह से। लेकिन ओपन अकाउंट इज जस्ट लाइक जैसे आपने अपने बैलेंस शीट के अंदर, इफ यू रिकॉल, बैलेंस शीट का पैटर्न आपको याद है, दिस इज द लायबिलिटीज एंड इक्विटी एंड दिस इज एसेट। यहाँ पे हमारा एक अकाउंट है जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। If you remember, this is called the open account. Open account से मतलब ये आपने अपने किसी सप्लायर से कुछ गुड्स परचेज किए बट यू हैवंट पेड देम येट, और आपकी जो सप्लायर के साथ टर्म्स सेट हुई हैं दैट इज कॉल्ड क्रेडिट टर्म्स, जिसको हम कहते हैं 210 net 30. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द क्रेडिट टर्म। 210 net 30 से मतलब ये है दैट यू विल बी गिवन 2% डिस्काउंट for payment in 10 days, and the whole payment is due in 30 days. क्रेडिट टर्म्स की और भी एग्जांपल है। लेट्स से हम के 310 net 60, 420 net 90. This they can be of any type जो कि आपके और सप्लायर के दरमियान में सेट हुई हैं। अच्छा, ये जो 2% डिस्काउंट है आप इसको लेना चाहेंगे बीइंग ऑन दी इंपोर्टर साइड, क्योंकि इस 2% का आपको बहुत फायदा होता है। इफ यू पे अर्ली तो आपके फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन सम अदर गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू आर ऑल्सो विलिंग द डिस्काउंट। इसकी भी पूरी कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इफेक्टिव रेट्स कैलकुलेट किए थे वाइल वी वर डूइंग दी दिस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ट्रेड के हवाले से। तो हम देखेंगे कि डिस्काउंट का हमें कितना फायदा हो रहा है। अगर डिस्काउंट का हमें ज्यादा फायदा हो रहा है तो बीइंग एन इंपोर्टर वी वुड लाइक टू अवेल दोज डिस्काउंट। इस तरह के एग्रीमेंट को हम ओपन अकाउंट कहते हैं। ओपन अकाउंट से मतलब यह है कि वेयर बाय यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द शिपमेंट एंड यू आर गोइंग टू पे ऑफ अकॉर्डिंग टू द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, क्रेडिट टर्म्स के हवाले से, जो कि आपके और जो है ना सप्लायर के दरमियान में सेट हुई हुई है ऑन अकाउंट। ये जो ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस उन आपके कस्टमर के साथ ज्यादा होगी जहां पे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है, एंड यू आर द रिप्यूटेबल कस्टमर ऑफ योर सप्लायर एंड सप्लायर कैन ट्रस्ट यू। अगर आप इसको एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिहाज से देखें, एक्सपोर्टर का आपके साथ बड़ा लॉन्ग टर्म का ट्रांजैक्शन था, एक्सपोर्टर कैन ट्रस्ट यू, आपने उसको भेजा, ऑर्डर किया, एक्सपोर्टर ने आपको एज इट इज अपना ऑर्डर सेंड कर दिया। ये जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है
इट टेक्स टाइम, ये एकदम से नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आपका बिजनेस रिलेशनशिप आपके इम्पोर्टर के साथ बढ़ेगा तो ओनली देन यू कैन एस्टेब्लिश इट। अ मोर सिंपल मेथड जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उस तरह का इन्वॉल्व नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड open account. So we have studied 5 different methods of the payment of the international trade, जिसमें हमने prepayment से शुरू किया and we ended up into the open account, being a very you can say relying on the importer until to the exporter by the end. Now look at the comparisons. यहाँ देखें, they are the different methods. Number 1 is prepayment. Number 2 is letter of credit. Number 3 is side draft documents against payment. Number 4 is time draft documents against acceptance. ये आपके drafts हैं, इसको आप नंबर 3 कह लें, 3A कह लें, उसको 3B कह लें, ठीक है। This is number 4 consignment and this is number 5 open account. अच्छा, the usual time of payment for the prepayment is before the shipment. Pre का मतलब before. Goods available to the buyer after payments. Here the risk to the exporter is none, क्योंकि प्री पेमेंट जो होगी एडवांस में पेमेंट होगी। प्री पेमेंट का मतलब ये भी हो सकता है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट में तो खतरा ही नहीं है ना, सिर्फ जो रिसीविंग एंड है उसको खतरा है। Relies completely on the exporter to ship goods as order. So ये जो टेबल है आपके सामने, it is presenting the comparisons from the point of view of the risk to the exporter, risk to the importer. Goods कब अवेलेबल होंगी बायर को, यूजुअल टाइम ऑफ पेमेंट क्या और पेमेंट का मोड का नाम क्या है। नंबर 2 इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। गुड्स यूजुअल टाइम ऑफ पेमेंट व्हेन शिपमेंट इज मेड, जब शिपमेंट हो जाएगी तो उस वक्त आपकी यूजुअल टाइम ऑफ पेमेंट होगी। द गुड्स आर अवेलेबल टू द बायर आफ्टर पेमेंट and risk to the exporter is very little or none depending on the credit terms. एक्सपोर्टर के एंड के ऊपर कोई खतरा नहीं है क्योंकि बैंक दरमियान में इन्वॉल्व है और बैंक ने गारंटी दी है कि चाहे बायर की विलिंगनेस है या बायर की एबिलिटी है करने की या नहीं करने की, द बैंक इज गोइंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग सो। सो वेरी लिटल और नन डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट टर्म्स, बहुत कम रिस्क है ऑन द एक्सपोर्टर एंड के ऊपर। एक्सपोर्टर को कोई इस बात का डेंजर नहीं है, फियर नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, बिकॉज there is very little or none depending on the credit terms. And risk to the importer is that assured shipment made but relies on the exporter to ship goods described in the document. क्योंकि जो पेमेंट एक्सपोर्टर को हो रही है वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे हो रही है, तो इम्पोर्टर को फिर भी रिस्क या फियर है कि हो सकता है कि जो एक्सपोर्टर ने प्रॉमिस्ड गुड्स हैं वो भेजी हैं, सेंड की हैं इन टाइम अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस, क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के लिहाज से and everything. So that is the risk on the shoulders of the importer. Now the draft. Draft are of 2 types. Number 1 is side draft and number 2 is the time draft. Side draft documents against payment. ये क्या होता है? The usual time of payment is the on the presentation of draft to the buyer. Payment उस वक्त होगी जब draft जो है वो buyer को present किया जाएगा. The goods are available to the buyer after the payment is made. And risk to the importer if the draft is unpaid must dispose of goods. अगर draft pay off नहीं होता, ऑनर नहीं होता, तो that must dispose of goods. क्योंकि यहाँ पे बैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि ड्राफ्ट ऑनर होगा या नहीं होगा। बैंक इज जस्ट playing as an intermediary, as a third party among the 2 parties. And the risk to the importer is same as above unless importer can inspect goods before payment. इसको भी वही खतरा है, लेकिन एक्सेप्ट कि यहाँ पे अगर इम्पोर्टर इंस्पेक्ट कर सके चीज़ों को बिफोर द पेमेंट, देन इट हैज़ गॉट जो थोड़ा सा उसका जो रिस्क है ऑन द इम्पोर्टर वो थोड़ा सा कम हो जाता है। टाइम ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। द यूजुअल टाइम ऑफ पेमेंट इज ऑन मेच्योरिटी ऑफ ड्राफ्ट्स। गुड्स अवेलेबल टू द बायर बिफोर पेमेंट। Risk to the exporter relies on the buyer to pay drafts, and risk to the importer is जैसा कि same as above unless importer can expect goods before payments. सवाइस के कि अगर importer को ये
राइट मिल जाए कि वो उससे पहले चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकता है, ओनली देन इट कैन वर्क. देन इज द कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में द यूजुअल टाइम ऑफ पेमेंट इज एट द टाइम ऑफ सेल बाय द बायर. The goods are available to the buyer before the payment. Risk to the exporter allows importer to sell inventory before paying exporter. और importer के सर पे कोई रिस्क नहीं है. It improves the cash flows of the buyer consignment के लिहाज से. And the open account. Open account is the usual time of payment as agreed between the two parties. Exporter और importer के दरमियान में जो के establish हुआ. Goods available to the buyer are before the payment. Risk to the exporter is relies completely on the buyer to pay account as agreed. पूरा आप बायर पे डिपेंड कर रहे हो. प्री पेमेंट में आप पूरा इंपोर्टर पे डिपेंड कर रहे थे. यहाँ पे पूरा आप एक्सपोर्टर पे जो रिस्क है, इंपोर्टर का रिस्क नहीं है लेकिन एक्सपोर्टर का रिस्क मैक्सिमम है. यहाँ पे प्री पेमेंट में एक्सपोर्टर का रिस्क नहीं था जबकि इंपोर्टर का मैक्सिमम था. तो रिलाइज कम्प्लीटली ऑन द बायर टू पे अकाउंट एज एग्रीड. और लास्ट है दी रिस्क ऑफ इम्पोर्टर. देर इज नो रिस्क ऑन द शोल्डर ऑफ द इम्पोर्टर. सो दीज आर दी कंपेरिजन्स ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस, जो कि 5 मेथड्स हमने डिफरेंट पढ़े, विच इंक्लूडेड प्री पेमेंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट में 2 चीजें, साइड ड्राफ्ट एंड टाइम ड्राफ्ट. Then we had the consignments and then we had the open accounts. So it presents the comparisons of the different methods. Now we come to the trade finance methods. हम financing methods के ऊपर आ जाते हैं. Number 1 is the accounts receivable financing. What is the accounts receivable financing? Okay, let me explain you that how the accounts receivable financing can be used as a financing method. आप देखें कि हमारा जो टिपिकल बैलेंस शीट का सेट है, इट लुक्स लाइक दिस. assets, liabilities and equity. Assets में we have current assets, we have fixed assets. Current में we have cash, marketable securities, then accounts receivable. Cash के immediately बाद जो आपके पास asset आता है, that is the accounts receivable, the most liquid asset. By definition, after cash. So the accounts receivable are your most liquid assets after cash, which comes in the asset list. और accounts receivable आपकी basically this is the money owed to you by your customer. आपने customer से जो पैसे receive करने हैं, that is your account receivable. That is for your one of your asset. आपका वो asset है. अब ये हमारा asset है, हमारी investment है, हम इसको कैसे use कर सकते हैं for financing trade methods. है ना इंटरेस्टिंग बात. हमारी ये जो अमाउंट है ये हमारे पास आनी ही आनी है. हमारे कस्टमर ने हमें पे करना ही करना है. सवाल इसके कि हमारे कस्टमर्स में से लेट से 95% कस्टमर्स हैं वो पे बैक करेंगे, और हो सकता है कि 5% कस्टमर्स ऐसे हों जो कि पे बैक ना करें और इवेंचुअली वो बैड डेट्स में चला जाए. लेकिन इट्स फॉर श्योर कि हमारे पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट है जो प्रॉमिस्ड है वो हमारे पास अमाउंट आनी ही आनी है. अब वो जो हमारे पास अमाउंट आनी है हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंसिंग द इंटरनेशनल ट्रेड. चूंकि ये हमारा एक एसेट है, हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम प्लेज करा सकते हैं, इसको हम उसके अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम फाइनेंस कर सकते हैं अपने बिजनेस को. दिस इज व्हाट द अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग मेथड इज. सो द एक्सपोर्टर दैट नीड्स फंड्स इमीडिएटली मे ऑब्टेन अ बैंक लोन दैट इज सिक्योर्ड बाय एन असाइनमेंट ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल. जिस एक्सपोर्टर को फॉरेन फंड्स चाहिए हों, दे मे ऑब्टेन, वो बैंक लोन ले सकते हैं, विच इज सिक्योर्ड. किससे सिक्योर होगा? बाय द असाइनमेंट ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल, विच इज गोइंग टू बी सिक्योर्ड बाय द असाइनमेंट ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल. असाइन अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट आप ये लोन ले लेते हो. सो वी टॉक अबाउट इट इन डिटेल एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. इन सम केसेस the exporter of the goods may be willing to ship goods to the importer without an insurance of the payment from a bank. अब कैसे? जो exporter of the goods हैं, they may be willing to ship goods to the importer. exporter जो है वो importer को goods ship करने में willing है without the assurance of payment from the bank. This could take the form of an open account, shipment or a time draft.
ये हो सकता है कौन कौन से मेथड्स में जो भी हमने पढ़े, आप बताएंगे? यस, वेरी गुड। एक्सपोर्टर ने किस पर्टिकुलर मेथड में हमें बगैर शिपमेंट के हमें बगैर पेमेंट की शिपमेंट भिजवा दी थी? ओपन अकाउंट में, वेरी गुड। ओपन अकाउंट और अ टाइम ड्राफ्ट, या टाइम ड्राफ्ट में उसने पेमेंट भिजवा दी थी। प्रायर टू द शिपमेंट द एक्सपोर्टर शुड हैव कंडक्टेड इट्स ओन क्रेडिट चेक ऑन द इम्पोर्टर टू डिटरमिन द क्रेडिट वर्थनेस। अच्छा, अब एक्सपोर्टर जो है वो इतना फूल नहीं है कि उसने आपको ऐसी ओपन अकाउंट के ऊपर ट्रांजेक्शन करने दी। आपकी क्रेडिट वर्थनेस को चेक करने के लिए डेफिनेटली जब उसने आपसे ओपन अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन की थी तो उसने आपकी क्रेडिट वर्थनेस चेक कर ली थी। कैसे चेक कर ली थी? कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर प्रीटी गुड, और उन स्टेटमेंट्स में जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया और आपको मैंने बैलेंस शीट के पैटर्न में दिखाया कि आपके अकाउंट रिसीवेबल की क्या पोजीशन है, और हो सकता है कि उसने उसी सिक्योरिटी की बेसिस के ऊपर आपको इस ओपन अकाउंट की प्रेफरेंस दी हो। तो क्रेडिट वर्थनेस आपने जरूर देखनी है, दैट वेदर दी कस्टमर हैज दी क्रेडिट वर्थनेस इनफ और नॉट। वो आंखें बंद करके आपको कभी भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगा, आपको कभी भी ओपन अकाउंट या टाइम ड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल दे हैव सॉर्ट आउट समथिंग आउट ऑफ यू कि आपकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है। गॉट माई पॉइंट? इफ द एक्सपोर्टर इज विलिंग टू वेट फॉर द पेमेंट इट विल एक्सटेंड क्रेडिट टू द बायर। अगर एक्सपोर्टर जो है वो पेमेंट का वेट कर सकता है तो वो अपने बायर को ही क्रेडिट दे देगा, मतलब बायर को वो एक्सटेंड कर सकता है क्रेडिट टू सम एक्सटेंड, क्योंकि उसको पता है कि दिस कस्टमर इज या दिस इम्पोर्टर इज क्वाइट क्रेडिट वर्दी और मैं उसके साथ फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स कर सकता हूँ। इफ द एक्सपोर्टर नीड्स फंड्स इमीडिएटली, जो कि आपको स्लाइड में लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट मे रिक्वायर फाइनेंसिंग फ्रॉम अ बैंक in what is referred to as the accounts receivable financing. The bank will provide a loan to the exporter secured by an assignment of the accounts receivable. Accounts receivable के against वो आपको लोन दे देगा। Accounts receivable के against लोन देने के मतलब ये है कि आपके accounts receivable, let's say we have 10 million in our accounts receivable, उस accounts receivable के against बैंक आपको लोन दे देगा। The bank's loan is made to the exporter based on its credit worthiness, और उसने आपको ये लोन ऐसे नहीं दिया बट इट इज बेस्ड ऑन योर क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट वर्थनेस का मतलब यह है कि आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने की क्या स्टैंडिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? क्रेडिट वर्थनेस का मतलब यह है कि आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कितना अच्छा पे आप कर सकते हैं और हाउ मच यू कैन ट्रस्ट अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ योर customer. In the event the buyer fails to pay the exporter for whatever reason, the exporter is still responsible for repaying the bank. अगर इम्पोर्टर ना भी पे कर सके, एक्सपोर्टर ने फिर भी उस बैंक को पे करना होगा, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी ये हो जाएगी अकाउंट्स रिसीवेबल बैक लोन्स हैं। Account receivable financing involves additional risks such as governmental restrictions and exchange controls. अच्छा, ये जो account receivable financing है इसके अंदर हमें कुछ एडिशनल रिस्क्स सामने आते हैं। वो ये है कि कई दफ़ा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप इस तरह की फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। स्पेशली जो कंट्रीज फाइनेंशियल डिफिकल्टी का शिकार हैं उसके अंदर इस तरह की गवर्नमेंटल इंटरवेंशंस का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है आपको। एंड ऑल्सो द एक्सचेंज कंट्रोल्स, एक्सचेंज कंट्रोल में भी कई दफ़ा गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती कि आप इस तरह के मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो अडॉप्ट करें। दे मे प्रिवेंट द buyer from paying the exporter, वो buyer को मना भी कर सकती है। they can prevent the buyer to pay to the exporter. As a result, the loan rate is often higher than the domestic receivable financing. इस तरह ये हो जाएगा कि अगर गवर्नमेंटल इंटरवेंशंस बीच में आ जाएंगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी या एक्सचेंज नहीं करने देगी, तो इस समटाइम्स इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं, जो लोन रेट्स हैं, दे बिकम इवन हायर देन द डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग। तो इस सूरत में कई दफ़ा डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग के मुकाबले में ये ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है डोमेस्टिक के हवाले से, बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग। द लेंथ ऑफ द फाइनेंसिंग टर्म इज यूजुअली 1 to 6 months। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हैं आप इसको यूजुअली, इट इज़ नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, साल के लिए या उससे लंबे अरसे के लिए नहीं है, मैक्सिमम टू द 6 months। To mitigate the additional risk of foreign receivables, exporter and banks often require export credit insurance before financing foreign receivables.
फॉरेन रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने से पहले वो उनकी इंश्योरेंस वगैरह भी करा लेंगे। इंश्योरेंस से मतलब यह है कि देखें जब भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी, जब भी आप क्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्रेडिट इंश्योरेंसेस की जाती हैं। क्रेडिट इंश्योरेंस का मतलब यह है कि आपके जो पेमेंट आपको आनी थी उसके ऊपर क्या वो आपको पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस किस्म की इंश्योरेंसेज आपको ऑफर करते हैं। अब आपने उस इंश्योरेंस का आपको क्या फायदा होता है, इंश्योरेंस आपने ले ली और इंश्योरेंस का आपको फायदा ये होगा कि अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपका जो क्लेम है वो आपकी पूरी जो पेमेंट थी या जो पूरी शिपमेंट थी वो उसके मुताबिक आपको मिल जाता है। लेट्स से जैसे आपने एक शिपमेंट कराई है और सारा रिस्क आपके ऊपर है, आपने प्री पेमेंट कर दी थी, एडवांस में पेमेंट की हुई है और आपकी शिपमेंट आनी है फ्रॉम सम अदर कंट्री अब्रॉड से। अब आपकी जाहिर आपने एडवांस में पेमेंट कर दी थी, सारा जिम्मा अब आपका है, एक्सपोर्टर का जिम्मा नहीं है। अब आप अपनी उस शिपमेंट को इंश्योर करा लेंगे, उसकी इंश्योरेंस करा लें। इंश्योरेंस से मतलब यह है आप उसकी पॉलिसी ले लें, उसकी इंश्योरेंस करा लें। उसमें होगा यह कि आप उसको प्रीमियम दे देंगे फॉर अ सेट टाइम पीरियड, जो भी आपका और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान में सेट हुआ है, और उसके अंदर सारी क्लॉजेस लिखी होंगी, इन केस ऑफ ब्रेकेज, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस या डिजास्टर, कुछ भी उसमें सारी उसमें क्लॉजेस लिखी होंगी। जो भी अगर अनफोर्सीन अगर वहां से शिपमेंट भिजवा दी और आपके आने तक, आपके तक पहुंचने तक वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, आपकी शिपमेंट गुम हो गई, खराब हो गई, और इट वाज स्टोलन और ग्रैब्ड और समथिंग लाइक दैट, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपको पूरा लॉस उसका पे ऑफ करे, या पूरा नहीं भी तो जितना प्रॉमिस्ड है 80%, 90%, डिपेंडिंग ऑन योर एग्रीमेंट विद इंश्योरेंस। तो बहुत दफा आप इंश्योरेंस कराते हैं, रिसीवेबल फाइनेंसिंग में भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं ताकि आपके एंड के ऊपर जो रिस्क लेवल है वो एट इट्स मिनिमम आ जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। चलें थोड़ी सी हट के बात करते हैं। अदर देन दिस, जब आप ट्रेवल करते हो, there are certain insurances, just to share with you some information, थोड़ी सी एडिशनल आपको बता रही हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंसेस भी होती हैं, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, आप अपनी इंश्योरेंस करा लें जस्ट इन केस समथिंग, गॉड फॉरबिड, समथिंग गोज रॉन्ग विद यू, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। वो सिर्फ उस टाइम पीरियड तक के लिए होती है जब तक जो आपका फॉर दैट पर्टिकुलर विजिट टाइम है, या जो टूर का टाइम है, या जो फ्लाइट का टाइम है, उस वक्त तक होगी इंश्योरेंस। द मोमेंट यू लैंड ऑन द ग्राउंड इट इज ओवर, वो फिनिश हो जाती है। तो इस तरह की इंश्योरेंसेस भी बीइंग जब आप ट्रेवल करते हो बहुत दफा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इस तरह की इंश्योरेंसेस प्रोवाइड की जाती हैं ट्रेवलर्स को। ये मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, उसके अलावा है। अदर देन दैट, हम जो बात कर रहे थे वो हम क्रेडिट इंश्योरेंसेस की बात कर रहे हैं और हम अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर ट्रेड की बात कर रहे हैं। हमें चाहिए, हमें ये भी गारंटी चाहिए, या हमें ये इत्मीनान चाहिए, या हमें ये सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हम जो शिपमेंट मंगवा रहे हैं दैट इज सिक्योर, और वो हमें सेफली उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से हमने मंगवाई है। और अगर आपने खुद पेमेंट की है तो देन यू आर मोर वरीड। अगर एक्सपोर्टर के एंड के ऊपर जिम्मा है तो फिर एक्सपोर्टर उसकी इंश्योरेंस कराएगा, वो एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। हो सकता है वो आपसे भी उसका कुछ शेयर ले, कुछ वो खुद करेगा, कुछ आपसे लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक तरह का एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस आपको बहुत हद तक फायदा दे सकती है। जैसे आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, आपके पास व्हीकल इंश्योरेंस है, देन देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मेडिकल इंश्योरेंस है। ये आपकी डिफरेंट जो है इंश्योरेंसेस, आपके पास एक तरह का सेफ्टी मोड है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद यू then there is some cushion which can provide you some protection against that irreparable loss. So an exporter that needs fund immediately may obtain a bank loan that is secured by an assignment of the accounts receivable. हमने बहुत डिटेल में बात की, and you know about the accounts receivable financing. दोबारा बताती चलूँ कि ट्रेड फाइनेंसिंग जो आपकी डोमेस्टिक अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग से ये वाली फाइनेंसिंग है, ये ज्यादा रिस्की है, बिकॉज गवर्नमेंट में इंटरवीन for the exchange between the two parties and also certain regulations जो गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है।
नंबर 2 इज फैक्टरिंग. फैक्टरिंग, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग. अच्छा, पहले क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग से पहले मैं आपको फैक्टर बता दूं. व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर होता ही है कि जब अकाउंट्स रिसीवेबल आपके, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट्स रिसीवेबल एक खास अमाउंट तक पहुंच गए एंड यू आर फेयरिंग कि जो आपके कस्टमर हैं उनको योर कस्टमर ओ अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड दे माइट नॉट बी पेइंग टू यू. हो सकता है वो आपको पे ऑफ ना करें, टाइम पे पेमेंट ना करें या डिफॉल्ट कर जाएं. तो इस केस में जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो तो इस तरह से कर सकते हैं. अगर ना भी करें, इवन इफ यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन सेल योर अकाउंट्स रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी without a recourse, that the third party is going to take up the responsibility for the collection of that particular account receivable. अब आपका जिम्मा खत्म हो गया. थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स फ्रॉम योर कस्टमर. आपने डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ डील नहीं करना. यू आर नॉट टॉकिंग टू योर कस्टमर डायरेक्टली. द थर्ड पार्टी इज गोइंग टू डील विद योर अकाउंट रिसीवेबल और आप दरमियान में से निकल गए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन का अकाउंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है एंड यू थॉट कि इसको बजाय इसके कि मैं खुद हैंडल करूं, मेरे स्टाफ के पास इतना टाइम नहीं है, वी हैव सम मोर अदर प्लान्स, एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं, एक थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं जो कि हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट बैक करेगा. जो थर्ड पार्टी होगी, लेट्स से अगर 1 मिलियन है, लेट्स से 1 मिलियन है, 1 मिलियन का अकाउंट रिसीवेबल आपका ड्यू है. 1 मिलियन का लेट से आपसे वो 5% चार्ज कर लेगा. जो थर्ड पार्टी है, दे आर गोइंग टू चार्ज यू एज अ कमीशन फी, एज अ यू कैन से एज अ सर्विस चार्जेस टू कलेक्ट दिस 1 मिलियन. ठीक है ना? वो आपसे फ्री में तो नहीं करके देगा, आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. अब उस 1 मिलियन का 5% है. Basically, what the third party is going to do is that the third party is going to establish a separate department of collection, जिसके अंदर वो अपने पास पर्सनल हायर करेगा, उनकी ट्रेनिंग करेगा, टेलीफोन कॉल्स करवाएगा, उनको रिमाइंडर्स भेजेगा ताकि रिसीवेबल्स जो हैं वो वापस आने शुरू हों और सारे आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो कलेक्ट बैक करवा लेगा. ठीक हो गया? इसको हम कहते हैं फैक्टरिंग. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फैक्टरिंग अरेंजमेंट विदाउट अ रिकोर्स. ये रिवर्ट नहीं होगा. The accounts receivables are sold to a third party. The factor, जो third party थी, it can be a financial institution or a bank or a separate department or a separate organization which is running, which is basically doing this function. That then assumes all the responsibilities and exposure associated with collecting from the buyer. ठीक है ना? अब कई दफा ये होता है कि आपके अपने buyers के साथ, कस्टमर्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं. आप डायरेक्टली उनके साथ होना चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली उनको ये कहूँगी आपकी ये अमाउंट जो है वो ओवर ड्यू हो रही है या इसको पेमेंट को टाइम पे वापस करें या थिंग्स लाइक दैट. तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू आर गोइंग टू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ थर्ड पार्टी जो आपके बिहाफ पे अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट बैक करवाएगी अपने स्टाफ से, अपने थ्रू ट्रेन्ड एंड स्किल्ड स्टाफ से, और वो उसके अगेंस्ट आपसे कुछ चार्जेस ले लेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 1 मिलियन के रिसीवेबल्स थे तो लेट्स से उसका 5% दैट इज गोइंग टू बी रिफंडेड, दैट इज गोइंग टू बी गिवन एज अ फी. ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द फैक्टरिंग, लेट मी just read it for you. Factoring provides several benefits to the exporter. Factoring के बड़े फायदे हैं to the exporter. First, by selling the accounts receivable, the exporter does not have to worry about the administrative duties involved in maintaining and monitoring an accounts receivable ledger. सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपने accounts receivable को sell कर दिया तो exporter को इस चीज़ की worry नहीं होगी, which are basically the administrative duties which are involved in maintaining and monitoring an accounts receivable ledger. सारी admin की जो duties हैं वो खत्म हो जाएंगी when you are factoring this arrangement. Second, the factor assumes the credit exposure to the buyer, so the exporter does not have to maintain personnel to access the credit worthiness of the foreign buyers. तो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग और भी ज्यादा सूटेबल होगी क्योंकि हमें नहीं पता कि क्रेडिट वर्थनेस क्या है,
तो उस सिलसिले में अगर हम क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इंटरनली तो अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी आपको थोड़ा नो हाउ होता है अबाउट दी बायर और अबाउट दी कस्टमर रिप्यूट एंड व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कैन नॉट, और उनका बैड डेट्स के हवाले से या उनकी इंफॉर्मेशन के हवाले से यू हैव द ग्रेटर एक्सेस। लेकिन जब क्रॉस द बॉर्डर आपके बायर्स हैं और इतने स्प्रेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू आर डीलिंग इन दी मल्टीनेशनल सेटअप, देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप उनकी क्रेडिट वर्थनेस को कैसे जज करवाएंगे। सो फॉर दैट मैटर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट बिकम्स वेरी वेरी beneficial or very very suitable from that point of view. So secondly, the factor assumes the credit exposure to the buyer, so the exporter does not have to maintain personnel to assess the credit worthiness of the foreign buyers, ये भी उनका जिम्मा। Finally, by selling the receivable to the factor, the exporter receive immediate payments and improve its cash flow। और सबसे मेजर जो फायदा उसमें ये हो रहा है कि आपके जो कैश फ्लोज हैं वो बड़े आराम से बड़ी आसानी से इम्प्रूव कर रहे हैं। Since it is the importer who must be the credit worthy from the factor's point of view, cross-border factoring is often used. This involves a network of factors in various countries who assess credit risk. इस तरह आप एक network बना लेंगे factors का, which is spread all over the world, who is going to assess the credit risk. The exporter's factor contact a correspondent factor in the buyer's country to assess the importer's credit worthiness and handle the collection of the receivable. तो factors ने काम आसान कर दिया, credit worthiness को आपने खुद नहीं चेक करना बल्कि आपका factor चेक कर देगा। So basically these are the advantages. So since it is the importer who must be credit worthy from a factor's point of view, cross-border factoring is often used, which involves the network of factors जो कि मैंने आपको बताया। और इस तरह से ये हो जाएगा कि factoring services are usually provided by the factoring subsidiaries of the commercial banks, commercial finance companies and the other specialized finance houses. Factor often utilize export credit insurance to mitigate the additional risk of a foreign receivable. अब यहाँ पे again they are going to take up the facility of the credit insurance in order to mitigate the additional risk of the foreign receivables. Now the letter of credits. These are issued by the bank on the behalf of the importer, promising to pay the exporter upon presentation of the shipping document, as we have described it earlier. The importer pays the issuing bank the amount of LC plus the associated fee. उसके अंदर fee को आप add कर लें। So this is going to give you commercial or the import export LCs are usually irrevocable. Irrevocable का मतलब होता है which cannot be reversed back. So this was all about today's lecture. Let me read out an example for you which is related with the letter of credit. Nike can attribute part of its international business growth in the 1970s to the use of LCs. अच्छा वो ये कहता है कि हमारे जो नाइकी है वो कहते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल बिजनेस की जो ग्रोथ हुई थी वो हमारी 1970s में ज़्यादा इन्हांस हुई थी बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ LCs की वजह से। इन 1971 Nike, which was then called BSR, was not well known to the businesses in Japan or anywhere else. अच्छा 1971 में नाइकी को बाकी मुल्कों के अंदर इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं थी या उनको इतना नो हाउ नहीं था। Nevertheless, by using LCs, it was still able to subcontract the production of athletic shoes in Japan. LCs की वजह से they could trust those countries for the payments. LCs के हवाले से the LCs assured the Japanese shoe producer that it would receive payment for the shoes it would send to the US. LCs की वजह से उनको ये श्योरिटी हो गई कि हम जो भी शूज बना के मैन्युफैक्चर करके वहाँ भेजेंगे हमें पेमेंट हो जाएगी and thus facilitate the flow of trade without the concern about the credit risk. LCs की वजह से उनका credit risk कम हो गया and now they were pretty confident that whatever they are sending, whatever they are shipping, they are going to get the payment. क्योंकि यहाँ पे LCs के अंदर जो बैंक गारंटी देता है, correspondent बैंक आपको पेमेंट की गारंटी देता है irrespective of the willingness and the ability of the buyer. Banks served as the guarantors in the event that the Japanese shoes company was not paid in full after the transporting shoes to the US. Thus, because of the backing of the banks, the LCs allowed the Japanese shoes company to do international business. तो इस हवाले से international business को boom मिला because of the backing of the banks that allowed the Japanese shoes company to do international business without having to worry that the counterparty
in its agreement would not fulfill its obligation. हमें काउंटर पार्टी से कोई गर्ज नहीं थी, क्योंकि हमें जो नाइकी था उसको बैंक पेमेंट कर रहा था, जो दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है जो एलसी। ये मैं आपको 1970s की बात करा रही हूँ, बात बता रही हूँ जब इंटरनेशनल बिजनेस के हवाले से इतना नो हाउ भी नहीं था, तो एलसीज की वजह से उनको सेफ्टी मिल गई, उनको सिक्योरिटी मिल गई कि द अदर पार्टी इज नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट. विदाउट सच एग्रीमेंट्स नाइकी एंड मेनी अदर फर्म्स वुड नॉट बी एबल टू ऑर्डर शिपमेंट्स ऑफ द गुड. इस तरह के एग्रीमेंट के बगैर देखें ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस तरह का एग्रीमेंट दरमियान में आ जाए तो देन इट वुड बी मच मोर इजियर फॉर यू टू ट्रस्ट ऑन द सेकेंड पार्टी. So, dear students, this was all about today's lecture. I hope you have enjoyed it. One of the very interesting phenomena of the financing international trade, जहाँ पे हमने different methods पढ़े, different techniques पढ़ी international business के हवाले से कि how we can keep safe our transactions and how we can keep ourselves aware about all the risks which are on the shoulders of importer and on the shoulders of the exporter, and how we can reduce it at its minimum by adopting different methods जो हमने पढ़े, जिसमें प्रीपेमेंट्स था, then we had the letter of credit, then we had the drafts जिसमें साइट और टाइम ड्राफ्ट्स दोनों थे, then we had the consignments and the open accounts. इस तरह भी हमने फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स पढ़े हैं, and we also talked about a bit about the accounts receivable financing. तो जब हमने इंटरनेशनल अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग की बात की थी, तो दैट वाज मोर क्रिटिकल एंड टफ एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर लिसनिंग टू मी. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.